Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter Environment and Natural Resources. आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, राइट? यानी what's the meaning of geopolitics? Geopolitics is all about who gets what, when, where and how. यानी जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे ग्लोब में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज में से कौन सी स्टेट को कहाँ कितना मिलेगा, कितना उसका शेयर है और उसको वो कैसे लेगा, राइट? उसका जो डिवीज़न है दैट कम्स अंडर रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स. इज इट क्लियर? तो इसमें हम बात करेंगे कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लेकर ग्लोब लेवल पर ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे की जाती है. क्लियर? तो अब जो मेन रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये किससे रिलेट करते हैं? ग्लोब पॉलिटिक्स से. क्यों करते हैं ग्लोब पॉलिटिक्स से? वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्यों है इसमें? इंटरनेशनल लेवल पर इसमें ऐसा क्या है कि हर कंट्री इसमें इन्वॉल्व है, राइट? तो मेनली जो है कि इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज विच आर रेलिवेंट टू ग्लोबल पॉलिटिक्स, मेनली जिन रिसोर्सेज को लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स की जाती है वो कौन कौन से हैं? मेन है ऑयल, वाटर एंड फ्रेश वाटर. एक है वाटर, दूसरा है फ्रेश वाटर, राइट? वी विल डिस्कस इन डिटेल. तो ये ऑयल एंड वाटर जो है दीज आर द मेन रिसोर्सेज जिन पर मैक्सिमम जो है ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स होती है. इंटरनेशनल लेवल पर इसके बारे में डिसाइड किया जाता है कि कौन कहाँ कितना एंड हाउ दैट कंट्री और दैट स्टेट कैन टेक. इज इट क्लियर? अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल की. ऑयल को लेकर कैसे होता है? तो ग्लोबल इकोनॉमी रिलाइड ऑन ऑयल फॉर मच ऑफ 20th सेंचुरी एज अ पोर्टेबल एंड इंडिस्पेंसेबल फ्यूल. मोस्टली वी ऑल नो वेरी वेल ऑयल क्या है. ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री. हर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना ऑयल के आज जो हमारी मॉडर्न लाइफ है वो किस पर डिपेंड है? मैक्सिमम पार्ट हमारा ऑयल पर डिपेंड है. Whatever the machineries we are using, whatever the vehicles we are using, हर चीज़ में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? ऑयल की. इज इट क्लियर? तो जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, हमारी डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो कहाँ से होकर जाता है? फ्रॉम द ऑयल. इज इट क्लियर? तो इसीलिए ऑयल जो है आज 20th सेंचुरी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, एक ऐसा ईंधन है जिसके बिना कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती, राइट? इट जनरेट्स इमेंस वेल्थ. वेल्थ का मतलब पैसा. जिस भी कंट्री के एरिया में ऑयल फील्ड्स हैं वो उनके लिए सबसे बड़ा इनकम सोर्स है. Clear? Hence it leads to political struggle involving industrialized countries. Industrialized countries means developed countries to adopt various methods to ensure steady flows of oil. अब ये जितनी भी industrialized countries हैं वो, क्योंकि ऑयल सबसे ज़्यादा इनकम सोर्स ऑयल से है, राइट? सबसे ज़्यादा कंट्री की डेवलपमेंट डिपेंड करती है ऑयल पर. तो जिस भी कंट्री में ऑयल फील्ड्स ज़्यादा हैं वो कंट्री जो है ब्लैक लैंड यानी ब्लैक गोल्ड लैंड के नाम से जानी जाती हैं. ऑयल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, राइट? तो इसीलिए मोस्टली इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो है हर तरीका अपनाती हैं किस चीज़ को लेने का? ऑयल फील्ड्स को अपने अंडर करने का, राइट? दीज इंक्लूड ग्राउंड वर्क ऑफ मिलिट्री प्रोसेस नियर ऑयल साइट. सबसे पहला क्या है? क्या करती हैं? मिलिट्री प्रोसेस. मिलिट्री प्रोसेस मीन्स कि जहाँ पर भी ईरान, इराक या जो भी एरिया है, जैसे इंडिया में है असम, वहाँ पर क्या है? गुवाहाटी, इधर ऑयल फील्ड्स हैं. तो हर कंट्री जहाँ उसके ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ आसपास मिलिट्री प्रोसेस मीन्स आर्मी को वहाँ तैनात करती है ताकि उनके जो ऑयल फील्ड्स हैं उस पर कोई और कंट्री जो है वो कब्जा ना कर सके, राइट? ताकि वो ऑयल फील्ड्स जो है उसके
पास रहें, कोई भी उनके ऑयल फील्ड्स को अपने अंडर करने की हिम्मत ना करे। इसलिए हमेशा आर्मी जो है ऑयल साइट्स के आसपास तैनात रहती है। देन दे सपोर्ट एमएनसीज बाय मेकिंग फेवरेबल इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इसके अलावा जिस स्टेट के पास, जिस नेशन के पास ऑयल फील्ड्स हैं जिस एरिया में, वो क्या करती हैं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ एग्रीमेंट करती हैं, राइट। अब एग्रीमेंट के बदले गवर्नमेंट को क्या मिलता है, पैसा। वो मनी वो कहाँ यूज करता है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, राइट। तो एग्रीमेंट किए जाते हैं फेवरेबल, फेवरेबल मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो देश के लिए, उस गवर्नमेंट के लिए मैक्सिमम बेनिफिट लेकर आए। क्लियर। एमएनसीज कंपनी को बुलाया जाता है, एमएनसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया जाता है। एमएनसीज एग्रीमेंट में क्या देती है, उस कंट्री को, उस स्टेट को मनी देती है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको पैसा देती है, राइट। और बदले में एमएनसीज उस ऑयल साइट से ऑयल जो है वो ले लेती है। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से ये क्या देती है, ऑयल साइट्स जो है गवर्नमेंट का इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है। देन एज ग्लोबल इकोनॉमी रिलाइड ऑन ऑयल, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ग्लोबल इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑयल के ऊपर, हर चीज ऑयल पर डिपेंड कर रही है। तो इसकी वजह से क्या है, द हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज द हिस्ट्री ऑफ वार एंड स्ट्रगल। इसीलिए अगर हम पास्ट में देखें तो बहुत सारी वार और स्ट्रगल्स ऐसे हुए हैं जो किसके लिए हुए, ऑयल को लेकर के। वहाँ उस एरिया में ऑयल फील्ड से दूसरी कंट्री ने उस पर अटैक कर दिया, वार की, किसके लिए, ताकि वो ऑयल फील्ड वो अपने अंडर कर सके। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इट क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट बिटवीन इराक एंड यूएस। जो आपका यूएस हेजेमनी का चैप्टर था जो इस साल डिडक्ट हो गया है, बट आई हैड अपलोडेड द वीडियोस ऑन दैट चैप्टर। उसको अगर आप सुनेंगे तो उसमें हमने बात की हुई है कि कैसे इराक और यूएस के बीच में लड़ाई हुई थी 2003 में। किसको लेकर, यूएस ने वैसे तो ये कहा था कि जो इराक है वो मास डिस्ट्रक्टिव जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बना रहा है, इसलिए यूएस जो है कि इराक पर यूएस ने क्यों अटैक किया, क्योंकि यूएस का कहना था कि इराक वो वेपन बना रहा है और जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो पूरे वर्ल्ड के लिए हानिकारक है। क्लियर। लेकिन एक्चुअल में असलियत क्या थी, एक्चुअल में हकीकत क्या थी कि यूएस ने इराक पर अटैक क्यों किया था, क्योंकि इराक में ऑयल फील्ड्स, राइट। तो इन ऑयल फील्ड्स को अपने अंडर लेने के लिए ही यूएस ने इराक पर 2003 में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वाटर, राइट। अभी हमने किसके बारे में, वी हैड जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द ऑयल, कि किस तरीके से ऑयल को लेकर जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स की जाती है। देन नेक्स्ट वन इज वाटर। अब रीजनल वाटर को लेकर सो मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो, वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द सी वाटर, कि कैसे सी वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द डिफरेंट स्टेट्स, अमंग डिफरेंट नेशंस, राइट। तो यहाँ भी जो हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर को लेकर। रीजनल वेरिएशन एंड इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर, वाटर को लेकर जियोपॉलिटिक्स क्यों की जाती है, क्योंकि अभी जो है एट प्रेजेंट वाटर जो है वो वाटर स्कार्सिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। अब क्योंकि पानी की कमी हो रही है और पानी रिक्वायर्ड है, पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हर कंट्री मैक्सिमम वाटर जो है वो अपने हिस्से में करना चाहती है। दैट कंट्री वांट कि मैक्सिमम शेयर शुड बी विद दैट कंट्री। इज इट क्लियर। अगर हम बात करते हैं नेचुरल वाटर रिसोर्सेज की, तो वी नो ऑल वेरी वेल कि हमारे 97% जो है वो वाटर है। जो वाटर है वो कौन सा, हमारा सी वाटर है या स्लाइम वाटर है, मीन्स दैट इज नॉट यूजेबल, राइट। only 3% approximately, it's not exact, it's 2.7% exactly, but if we take it in round figure तो approximately 3% water है, that is fresh water। लेकिन इस 3% फ्रेश वाटर में भी बहुत सारा जो क्या है वो कौन सा है, और दैट इज इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर का वाटर हम यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर। तो क्या रहा, तो ओनली रिवर्स जो है वही हमारा मेन सोर्स ऑफ रिवर्स एंड पॉन्ड्स, जो इसका मतलब कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर है दैट इज वेरी लेस, जिसको हम यूज कर सकते हैं पीने के लिए। इज इट क्लियर। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेस।
तो उसकी स्कार्सिटी हो रही है, इसीलिए फ्रेश वाटर को लेकर बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारी स्टेट्स में आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट। अब वाटर वॉर्स में क्रिएट वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स ओवर शेयरिंग रिवर्स, कि अगर एक रिवर है जो दो स्टेट्स के बीच में, दो नेशंस के बीच में से निकल रही है, तो उसको लेकर के कितना हिस्सा उसकी तरफ जाएगा, कितना हिस्सा दूसरी स्टेट पर जाएगा। सपोज यू कैन टेक एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए वी हैव टेकन ए स्टेट है और एक ये बी स्टेट है, एनी रिवर विच इज गोइंग बिटवीन दैम, अब इन दोनों स्टेटों को कवर करते हुए अगर ये रिवर निकल रही है, तो ये बी कहेगी कि मेरा इस पर राइट है, ए कहेगा कि नहीं मेरा राइट है। अब इसमें से कितना कितना पोर्शन ए स्टेट को मिलेगा वाटर, कितना बी स्टेट को मिलेगा, इसके ऊपर लेकर आपस में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम दोनों स्टेट चाहेंगे कि मैक्सिमम वाटर उससे मिले। क्लियर। तो ऐसे में ये जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी किस चीज को जन्म दे रहा है, किसको लीड कर रहा है, लीडिंग टू द सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। स्टेट्स हैव यूज्ड फोर्स टू सीज फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ज़्यादातर अब देशों ने क्या किया है, मोस्टली नेशंस क्या करते हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। दैट इज इन 1950 स्ट्रगल बिटवीन इजराइल, सीरिया एंड जॉर्डन। हमने फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की कि 1950 में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन, इन तीनों देशों के बीच में स्ट्रगल हुआ था, लड़ाई हुई थी, किस चीज़ को लेकर, रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। इज इट क्लियर कि रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इन तीनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए थे। इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन कि ये कन्फ्लिक्ट्स कब हुए थे और क्यों हुए थे, वाई एंड व्हेन, राइट। तो इन 1950 क्यों हुए थे, ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ fresh water. Is it clear? Then more recent threat, latest जो आजकल threat है, recent threat क्या है, between टर्की, सीरिया एंड इराक, इन तीनों के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं, किस चीज़ को लेकर, ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम बनाने को लेकर ऑन यूफ्रेटिस रिवर। किस रिवर पर, क्या नाम है उस रिवर का, यूफ्रेटिस रिवर, राइट। यूफ्रेटिस रिवर पर बांध बनाने को लेकर, डैम बनाने को लेकर तीनों कंट्रीज में आपस में कन्फ्लिक्ट्स है, क्योंकि ये वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए इस रिवर पर डैम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर डैम बनता है तो इनमें से जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। इज इट क्लियर। तो ये हमारे क्या है, दिस इज रिगार्डिंग द रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, यानी मेनली किन मुद्दों पर होता है। अभी हमने फ्रेश वाटर की बात की है कि रिवर्स के ऊपर अगर मोस्टली जो कंट्रीज है वो उसको अपने अंडर लेना चाहती है, तो वो किस लिए लेना चाहती है, जस्ट टू गेट द फ्रेश वाटर। इज इट क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इंडिजीनियस पीपल एंड देयर राइट्स, राइट, कि इंडिजीनियस पीपल और उनके राइट्स। अभी इंडिजीनियस पीपल कौन है, किन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडिजीनियस पीपल एज इट इज़ डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन ने इसकी जो डेफिनेशन दी है, किन लोगों को इंडिजीनियस पीपल बोला जाता है, कंप्राइजिंग द डिसेंट्स ऑफ पीपल who live the present territory of a country from the long time, जो किसी भी कंट्री के एक पर्टिकुलर एरिया पर काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, मीन्स उनके पूर्वज, उनके जो फोर फादर्स थे वो कभी वहाँ आए और वहाँ पर आकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया, राइट। सपोज यू कैन टेक कि सपोज ये आपका कोई भी ए कंट्री का एरिया है, इसमें से ये हिस्सा जो है यहाँ पर आकर कहीं बाहर से इनके जो फादर्स थे वो यहाँ आकर रहने लगे और उसके बाद ये लोग भी यहीं रहने लग गए, राइट, क्योंकि इनके फोर फादर्स यहीं पर रहते थे। अब यहाँ जो ये फोर फादर्स थे कहीं बाहर से आए थे, तो ये लोग कौन कहलाएंगे, जिन्होंने ये पूरा एरिया इनका है, अब यहीं पर ये लोग रह रहे हैं, इस पर इन्हीं लोगों का जो इन्हीं लोगों की कल्चर चलती है, इन्हीं की कस्टम्स, एवरीथिंग बिलोंग्स टू दोज पीपल, राइट। तो ऐसे में ये एरिया किन लोगों का हो गया, इंडिजिनियस पीपल का। ये लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, दे आर नॉन एज इंडिजिनियस पीपल। इज इट क्लियर। सो
It can come as an 1 mark question कि what's the definition given by United Nation for indigenous people, right? अब ये लोग जब भी एक जगह से दूसरी जगह, अब नेचुरली है यहाँ जब इनके फादर्स आए, जहाँ से भी आए आसपास के दूसरी कंट्री से, तो वो अपने साथ क्या लेकर आए? अपनी कल्चर को लेकर आए, उनका जो लिविंग स्टाइल था उसको लेकर आए, उनके जो इन्वायरमेंट था, जैसे इन्वायरमेंट में वो लोग पले बड़े, वो इन्वायरमेंट उसका अफेक्ट उनके साथ आया, राइट? तो जब इस तरीके से persons of different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world, they bring the issue of, उनके साथ कौन सी प्रॉब्लम्स आई, राइट? किन किन चीज़ों को, किन किन प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ा, या उनके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो थी वहाँ पर आई। सबसे पहली प्रॉब्लम आई इन्वायरमेंट की। अब एक एरिया है जो ओपन है, लेकिन एक एरिया जहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया, तो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड, राइट? दूसरी प्रॉब्लम कौन सी हो गई? रिसोर्सेज की। अब पहले है एक, सपोज आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि एक आपके पास चपाती है। अब एक चपाती को खाने के लिए पहले 2 लोग थे, लेकिन बाहर से 4 और आ गए, तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 6, राइट? अब वो 6 पीपल में डिवाइड होगी, तो सेम इज है। अब यहाँ जो रिसोर्स पहले अवेलेबल था, सिर्फ वहीं के लोग उसको यूटिलाइज कर रहे थे। अब ये इंडिजिनियस पीपल जो बाहर से आने वाले लोग वो भी आ गए, तो वो रिसोर्सेज भी डिवाइड होंगे। इज इट क्लियर? तो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई, एज वेल एज कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है? पॉलिटिक्स, राइट? पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? तो कोई भी अगर इंडिजिनियस पीपल या कोई भी कल्चर दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाती है, तो जहाँ वो जाती है वहाँ पर अपने साथ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज और पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर जाती है। अब पॉलिटिकल इश्यूज कैसे होंगे? अब ये लोग जो यहाँ रह रहे हैं, इस एरिया में रह रहे हैं, दे आल्सो डिमांड फॉर द इक्वेलिटी, राइट? तो वो जब इक्वेलिटी की डिमांड करेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई? पॉलिटिकल प्रॉब्लम। क्लियर? तो दे लिव विद देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कस्टम्स। वो अपनी कल्चर के साथ, अपनी इकोनॉमिक और सोशल कस्टम्स के साथ रहते हैं। द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय सच पीपल। अब इन लोगों के द्वारा, जो इंडिजिनियस पीपल हैं, जो कि माइनॉरिटी में होते हैं, मेजॉरिटी में नहीं, तो इन लोगों के द्वारा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ये आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर इट कैन कम इन द 6 और 4 मार्क्स क्वेश्चन, और ये कंप्लीट भी आपका 6 मार्क्स में आ सकता है। अब कौन सी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? द इंडिजिनियस पीपल लिव इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट देयर लाइफ स्टाइल इज सेम एवरीवेयर। अलग अलग, एक कंट्री के अलग अलग हिस्सों, इंडिया को लो तो इंडिया में भी बहुत सारे इंडिजिनियस पीपल रहते हैं, जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, राइट? अब वो ट्राइबल पीपल अलग अलग कंट्री के, अलग हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर दूर दूर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जहाँ भी रहते हैं उनकी कल्चर, उनकी कस्टम्स दैट इज सेम एवरीवेयर, राइट? दूसरा, लॉस ऑफ लैंड ऑफ इंडिजिनियस पीपल डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर लाइफ। अब इंडिजिनियस पीपल की अगर लैंड उनसे ले ली जाए तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ता है? डायरेक्टली उनके रहने सहने पर। क्योंकि जो लोग उसमें, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पहले इंडिजिनियस पीपल रहते, ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, वो किस पर डिपेंड करती थी? फॉरेस्ट पर। ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को अपने अंडर कर लिया, तो उनसे वो जो फॉरेस्ट ब्रिटिशर्स ने अंडर की, इट मीन्स ब्रिटिशर्स ने उनसे वो फॉरेस्ट ले ली, छीन ली। इज इट क्लियर? तो अब क्योंकि वो मोस्टली डिपेंड ही उस लैंड पर, उन्हीं फॉरेस्ट पर कर रहे हैं, तो वो फॉरेस्ट भी उनसे ले लिए गए, तो नतीजा क्या निकला? किस पर अफेक्ट पड़ेगा? ऑन देयर लाइफ, ऑन देयर लाइफ स्टाइल, उनका इनकम सोर्स ही खत्म हो जाएगा। सो दिस इज ऑफ दैट कि लॉस ऑफ लैंड ऑफ इंडिजिनियस पीपल डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर लाइफ। इन इंडिया, indigenous people are known as ST, as just now we had discussed कि इंडिया में इन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? They are known as ST, scheduled tribes, who constitute 8.6 as per census 2011. 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में इंडिजीनियस पीपल कितने हैं, कितने परसेंट हैं? 8.6%. इट्स अगेन योर 1 मार्क क्वेश्चन,
राइट जितनी हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 8.6% कौन से लोग हैं? इंडिजीनियस पीपल मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट। अब ये जो इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी, दे गॉट मोस्ट ऑफ देम डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इनका मेन पेशा जो है, मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर। most they got lost when Britishers came and cut the trees, as just now we had discussed recently कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने पेड़ों को काटा, फॉरेस्ट को काटा, फॉरेस्ट कट गए, पेड़ कट गए, तो उनके एग्रीकल्चर लैंड को ब्रिटिशर्स ने ले लिया अपने फ़ायदे के लिए, राइट। तो इसका अफेक्ट किस पर पड़ा? इन लोगों पर, जिससे कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उन्हें वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। द वर्ल्ड काउंसिल, अब ये तो हो गई इनके प्रॉब्लम्स की, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ती हैं। अब हम बात करेंगे इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए, ताकि ये लोग किसी भी तरीके से सफ़र ना हो, इनको इनके राइट्स मिल जाएं। इनके लिए क्या किया गया? द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, पूरी एक काउंसिल बनाई गई। किसकी काउंसिल थी? उसमें सब मेंबर्स कौन थे? इंडिजीनियस पीपल, राइट। Was formed in 1975. When it was formed? When the World Council of Indigenous People was formed in 1975. अब इसमें क्या था? Which became the first of 11 indigenous NGOs, non-governmental organization. इसमें कितनी NGOs थी जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हिस्सा बनी, इस काउंसिल का हिस्सा बनी? 11 indigenous NGOs, राइट, टू रिसीव कंसल्टेटिव स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशन। अब इन्होंने जो ये वर्ल्ड काउंसिल बनी थी 1975 में, इसका मेन मकसद क्या था? कि यूनाइटेड नेशन में इन इंडिजीनियस पीपल्स को भी प्रॉपर जो प्लेस मिलना चाहिए, प्रॉपर स्टैंड इनको भी मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये क्या थी? इनके फर्स्ट जो थे वर्ल्ड काउंसिल। Clear? This is about the indigenous people and their rights. With this, we have completed this chapter, environment and natural resources. Is it clear? So, again, as in my previous video, I said कि if आपको लगता है कि this is the complete explanation of the chapter or the right explanation, or you can say कि it's understandable, कि आपको अच्छे से समझ में आता है जो भी कंसेप्ट समझाए जाते हैं, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।